नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज पूरे विश्व के सामने एक क्वेश्चन खड़ा है। यह क्वेश्चन है कि कोविड-19 कब खत्म होगा, क्योंकि इसने दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी को घरों में बंद कर दिया। स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, रेस्टोरेंट, टूरिस्ट प्लेस सब बंद है। विकासशील देशों में तो संपूर्ण जनसंख्या के लिए फूड सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ गई है। लॉकडाउन ने एवं सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों ने कोविड-19 की रफ्तार को धीमा तो किया, लेकिन पूरी तरह रोकने में सफल नहीं हो सके। और ये अस्थायी कदम है, कुछ समय के लिए राहत दे सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी लॉकडाउन को खोलना ही पड़ेगा। तो अब एक नया प्रश्न हमारे मन में उठता है कि क्या हम कुछ अगले वर्ष तक ऐसे ही रहेंगे? आखिरकार कब जिंदगी पहले की तरह नॉर्मल होगी? इस प्रश्न के साथ ही हमारा ध्यान जाता है वैक्सीन की तरफ, क्योंकि केवल वैक्सीन ही कोविड-19 का पूर्ण खात्मा कर सकती है। दुनिया भर के बेस्ट इंस्टीट्यूट कोविड-19 की वैक्सीन तथा मेडिसिन की खोज में लगे हुए हैं। इसलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन पर। लेकिन उससे पहले हम वैक्सीन तथा मेडिसिन में डिफरेंस को देख लेते हैं। अगर आपको दोनों के बीच में डिफरेंस का पता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसे कमेंट करके हमें बताइए। आइए दोस्तों, देखते हैं मेडिसिन तथा वैक्सीन के बीच में डिफरेंस को। देखिए, वैक्सीन ये वैक्सीन होता है ना, वैक्सीन एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है। इसमें किसी भी बीमारी का वैक्सीन तैयार कर लिया जाता है तथा उसे एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि यह वैक्सीन की जो प्रक्रिया है ना, ये एक स्वस्थ व्यक्ति को दी जाती है। अभी उसे बीमारी नहीं हुई है, बीमारी होने से पहले उसके अंदर वैक्सीन को इंजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि जो वैक्सीन में क्या होता है, जो पैथोजन होता है ना, उसका वीक, किल्ड या इनफेक्टिव फॉर्म ही होता है, जो बंदे के अंदर किसी व्यक्ति के अंदर वैक्सीन के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। जब जो पैथोजन है ना, जब उसका वो वीक फॉर्म है ना, वो अंदर जाता है ना, तो हमारे शरीर में उसके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाती हैं तथा वो एंटीबॉडीज लंबे समय तक हमारे शरीर के अंदर रहती हैं। अगर आपको एंटीबॉडीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो हमारा आप पिछला वीडियो देख सकते हो प्लाज्मा थेरेपी का, उसमें एंटीबॉडीज़ के बारे में अच्छी तरह दिया हुआ, आप वहाँ पर एंटीबॉडीज़ के बारे में जान सकते हो। देखिए, अब क्या है, हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो गई हैं। अब अगर इन फ्यूचर रियल में किसी व्यक्ति के ऊपर एक्चुअली पैथोजन का अटैक होता ना, तो ये एंटीबॉडी उस पैथोजन को किल कर देती हैं और उस व्यक्ति को उस बीमारी से बचा लेती हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल पोलियो की वैक्सीन है, रोटावायरस की वैक्सीन है तथा ऐसी बहुत सारे ढेरों वैक्सीन है तथा हमारी सरकार नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के द्वारा 0 से 5 वर्ष तक की आयु के बीच में बच्चों को विभिन्न विभिन्न अलग अलग तरह की 10 से ज़्यादा वैक्सीन देती हैं। देखिए, जो मेडिसिन है ना, मेडिसिन वैक्सीन से बिल्कुल उल्टा है। मेडिसिन में क्या होता है, मेडिसिन के द्वारा किसी बीमारी को ठीक किया जाता है। मेडिसिन में कोई भी व्यक्ति बीमार हो गया, उसे डिजीज ने पकड़ लिया है, अब उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, उसके लिए मेडिसिन दी जाती हैं। अब मेडिसिन के एग्जाम्पल हैं ये दो मेडिसिन हैं जो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी फेमस है, हाइड्रोक्लोरोक्विन तथा रेमडेसिविर। इनको ये इसलिए पिछले काफ़ी दिनों से फेमस है क्योंकि इनको जो कोविड-19 है उसके इलाज के रूप में, उसके इलाज में इफेक्टिव पाया गया था। देखिए, दोनों के बीच में एक दूसरा डिफरेंस भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको पता होगा, छोटे बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। अब पोलियो की वैक्सीन देने के बाद उस बच्चे को ज़िंदगी भर पोलियो नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो पोलियो की वैक्सीन है ना, वो 99.9% इफेक्टिव है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को बचपन में वैक्सीन नहीं दी जाती पोलियो की और इन फ्यूचर उसको पोलियो हो जाता है, तो उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं है। अब तक कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो पोलियो की बीमारी को ठीक कर सके। इसलिए इन दोनों बातों से आप वैक्सीन तथा मेडिसिन में अंतर को समझ सकते हो। आइए अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि वैक्सीन को कैसे डेवलप किया जाता है। जो वैक्सीन का डेवलपमेंट फेज होता है ना, वो 6 फेज से होकर गुजरता है। ये 6 फेज हैं: एक्सप्लोरेटरी फेज, प्री क्लिनिक फेज, क्लिनिकल फेज, रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल फेज, मैन्युफैक्चरिंग फेज एंड क्वालिटी कंट्रोल फेज। देखिए, आपने ये न्यूज़ में ये 2 फेज है ना, सेकंड और थर्ड, प्री क्लिनिकल फेज और क्लिनिकल फेज, इनके बारे में आप सुन रहे होंगे। ज़रूर आपने किसी न किसी न्यूज़ चैनल पे इनको सुना होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि ये वैक्सीन अभी प्री क्लिनिकल फेज में है और ये अभी क्लिनिकल फेज में है। आइए इन 6 के 6 स्टेप को देख लेते हैं कि इनमें वैक्सीन को कैसे डेवलप किया जाता है। देखिए, जो एक्सप्लोरेटरी फेज होता है ना, जो फर्स्ट फेज, ये जो फेज है ना, ये रिसर्च पे इंटेंसिव होता है। इसमें
जो पैथोजन है ना उसके एंटीजन को आइडेंटिफाई किया जाता है। ऐसे एंटीजन को आइडेंटिफाई किया जाता है जो उस बीमारी को ट्रीट कर सकता है या उससे लड़ सकता है या हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज को क्रिएट कर सकता है। एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के बाद हम प्री क्लिनिकल फेज में आते हैं। प्री क्लिनिकल फेज में जो एंटीजन जो हमने वीकेंड फॉर्म है जो पैथोजन का, उसको रिसर्च के द्वारा जो बनाया हुआ है उसको जानवरों में इंजेक्ट किया जाता है तथा उनमें रिजल्ट को देखा जाता है। बहुत सारी वैक्सीन इसी फेज तक आकर रुक जाती हैं तथा अगर यह जानवरों पर इफेक्टिव होता है तो हम थर्ड फेज की तरफ बढ़ते हैं और जो है क्लिनिकल फेज। जो क्लिनिकल फेज है ना इसमें 3 स्टेजेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज में जो वीक फॉर्म है, जो हमने एंटीजन तैयार किया है, जो वैक्सीन तैयार की है ना, उसको हम 100 से कम बंदों पे इंजेक्ट करके देखते हैं। उसके बाद उनमें रिजल्ट को देखा जाता है, सेफ्टी को देखा जाता है, क्या ये वैक्सीन सेफ है या नहीं है, क्या इस वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आता, क्या इससे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद क्लिनिकल फेज में जो सेकंड फेज है उसमें 100 बंदों पे ट्रायल लिया जाता है तथा जो थर्ड फेज है उसमें 1000 से 10,000 बंदों के बीच में ट्रायल लिया जाता है तथा इसमें नोट किया जाता है क्या कोई रेयर साइड इफेक्ट तो नहीं है जो कुछ बंदों को आ रहे हैं। क्योंकि जो छोटा ट्रायल होता है 100 बंदों में 100% में ऐसा हो सकता है कि उनमें कुछ साइड इफेक्ट नहीं दिखाई दे, लेकिन इसीलिए जो थर्ड फेज में ना 10,000 तक व्यक्तियों पर इसका ट्रायल किया जाता है, जिससे यह पता चल जाता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है। इसके बाद अगर इन तीनों फेज में ये वैक्सीन क्लियर हो जाती है तो लाइसेंस के लिए रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल बोर्ड के पास जाता है तथा वह अप्रूवल दे सकता है। उसके बाद जो वैक्सीन बनाने वाली जो स्पॉन्सर है या जो फर्म है ना वो मैन्युफैक्चर से कांटेक्ट करती है। जो मैन्युफैक्चर होते हैं ना वो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो मेडिसिन है उनको क्रिएट किया जा सके। अब जो प्रेजेंट समय में ना बिना हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए आप सभी ने सुना होगा जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें जो जेनिफर इंस्टीट्यूट है वहाँ पर एक वैक्सीन है जो अभी क्लिनिकल फेज में चल रही है, जहाँ 800 वॉलंटियर को लिया गया है जिनके ऊपर उस वैक्सीन को ट्राई किया जा रहा है। देखिए उसी के साथ अगर ये वैक्सीन सफल हो जाती है मोस्ट प्रोबेबली इस वैक्सीन का ट्रायल अगस्त 2020 तक कंप्लीट होने की संभावना है। उसके बाद इसका पूरा रिजल्ट का पता चल जाएगा कि यह वैक्सीन सक्सेस है या नहीं है। लेकिन इसी के साथ आपने सुना होगा कि हमारे देश में एक सीरम इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे में यह सिचुएटेड है तथा इसके CEO हैं अदर पूनावाला। उन्होंने बोला कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना उनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तथा ये मई एंड में, देखिए वैक्सीन की सक्सेस का पता चलेगा अगस्त में, लेकिन कोविड महामारी जिस तेज़ी से फैल रही है इसके भयावह रूप को देखते हुए पहले ही जो प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो मई एंड से ही जो इस वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो वैक्सीन तैयार करने जा रही है जो अभी ट्रायल फेज में है उसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रही है तथा सितंबर तक जब तक हमें यह पता चलेगा कि हाँ ये वैक्सीन सक्सेस हो गई तब तक 10 करोड़ तक डोज इसकी तैयार हो जाएंगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता, अगर ये अभी से प्रोडक्शन शुरू नहीं करते तो क्या होगा, सितंबर तक सक्सेस का पता चलेगा, उसके बाद 6 महीने और लगेंगे हमारे देश में उस वैक्सीन को आने में। अब मैन्युफैक्चरिंग फेज़ के बाद क्वालिटी कंट्रोल फेज़ होता है। इसमें देखा जाता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो सही अमाउंट में या सही मात्रा में और अच्छी तरह से मेडिसिन को बना रहा है या नहीं बना रहा। देखिए दोस्तों जो वैक्सीन डेवलपमेंट में यही है, लेकिन इसके साथ मैं आपसे कुछ डाटा शेयर करना चाहूँगा। अभी मैं भी परेशान हुआ था पिछले 2 दिन के आंकड़े देखकर, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो कोविड-19 पॉजिटिव केसेज की जो संख्या है हमारे देश में वो 2000 से ज़्यादा आ रही है तथा यह एक चिंता का विषय है। लेकिन आप इन आंकड़ों पे ध्यान डालिए, इसमें दिया हुआ पिछले 5 दिन के
ये आंकड़े हैं। इसमें हमने दिखाया कि टोटल टेस्ट कितने हुए हैं एक दिन में तथा पॉजिटिव केसेस कितने हैं। अब आप इसमें देखोगे कि जो लास्ट 2 दिन है, फर्स्ट और सेकंड में, उसमें जो टेस्टों का नंबर है ना वो काफ़ी बढ़ गया है। देखिए आप 28 अप्रैल को सिर्फ 50,000 टेस्ट हुए थे, लेकिन अब जो कल है सेकंड मई था उस दिन कल 74,000 के आसपास टेस्ट हुए हैं। इसीलिए जो नंबर है ना ये नंबर भी बढ़ गया, क्योंकि अगर टेस्टिंग बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी, कोविड-19 पेशेंट की संख्या भी उतनी ज़्यादा आएगी। इसलिए अच्छा है, हमारी जैसी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ रही है उतना ही जल्दी हम जो कोविड-19 पेशेंट है उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे तथा उनको क्वारंटाइन कर पाएंगे, ताकि वो और दूसरे बंदों और दूसरे व्यक्तियों में न फैला सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।